नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तर प्रदेश प्राइम में आप सबका स्वागत है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 524 नए मामले सामने आए और 79 लोगों की मौत हुई है। वहीं 1757 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे हैं और राज्य में फिलहाल 9806 मरीजों का उपचार चल रहा है। कोरोना संक्रमण में कमी का जो स्तर बना हुआ था वो कायम है और आज प्रदेश में 524 नए मामले आए हैं और कुल मिलाकर अब प्रदेश में 9806 एक्टिव मामले रह गए हैं। पहली बार 10,000 से कम ये मामले हुए हैं और 500 सवा 500 से कम जो है प्रतिदिन के हिसाब से मामले आए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और उनके नेतृत्व में जो ये प्रदेश सरकार का जो 3T का फार्मूला है उसका ये असर है और उसके साथ साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं 18 मंडलों के 40 जनपदों का भ्रमण करके गांव-गांव जाकर गांव वालों से बात की, कोरोना संक्रमित लोगों से भी बात की, कंटेनमेंट जोन में भी गए, अस्पतालों में भी गए और इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम के निरीक्षण भी किया ताकि मरीजों की जो प्रबंध है उसके बारे में भी जानकारी करें। और जो कोरोना कर्फ्यू, आंशिक कोरोना कर्फ्यू का जो उन्होंने एक मॉडल निकाला जिसमें कि औद्योगिक गतिविधियां चलती रहीं, चीनी मिलें चलती रहीं, किसानों से गेहूं खरीद का कार्यक्रम चलता रहा, किसानों को उनकी खरीफ की अगली फसल की तैयारी के लिए बीज और खाद की व्यवस्था की दुकानें खुली रही, उनकी व्यवस्था चलती रही। संयंत्र जो कृषि संयंत्र हैं उनके सब प्रबंध के जो है कारखाने या उनकी दुकानें वो सब खुली रही। तो ये 3T माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं भ्रमण, कोरोना कर्फ्यू और जो अब एक अग्रेसिव तरीके से जो टीकाकरण तेजी से प्रदेश में कराने की एक प्रक्रिया चलाई गई है, ये सबका सम्मिश्रण है कि जहां आज देश के कई प्रदेशों में 10,000 से 15,000 से ऊपर प्रतिदिन मामले आ रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में जिसके बारे में विशेषज्ञों ने कभी ये कहा था कि यहाँ पर 15 मई के आसपास 1 लाख प्रतिदिन मामले आएंगे और प्रदेश में मई के आखिर में 30 लाख कुल मामले हो जाएंगे। जिस संख्या से, जिस अनुपात से संक्रमण बढ़ रहा था, वहीं आज इस पूरे नेतृत्व ने, पूरी टीम ने जो है ये नियंत्रण करके आज इस संख्या को केवल 9806 रह गई है और प्रतिदिन आने वाले मामले भी 38,000 जो अधिकतम थे 23 अप्रैल को, वो आज घट के 524 रह गए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या घटकर 10,000 से भी कम हो गई है और आज यह संख्या 9,806 है। पिछली बार 10,000 से कम एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या 31 मार्च 2021 को थी। तो आज हम एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस के उसी स्तर पर आ गए हैं जहां हम 31 मार्च को थे। अब तक कुल मिलाकर 16,70,631 व्यक्ति उपचारित होकर संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और प्रदेश की रिकवरी का प्रतिशत बढ़ के अब 98.1% हो चुका है। विगत 24 घंटों में पोर्टल पर 79 मृत्यु दर्ज की गई है जो लोग कोविड संक्रमित थे उनके बीच, और विगत 24 घंटों में ही 2,74,811 सैंपल्स की जांच की गई है। 24 घंटे की पॉजिटिविटी रेट प्रदेश की अब घट करके 0.2% आई है और कुल टेस्ट आज तक 5,30,55,495 हुए हैं और जो ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट है पूरे महामारी के काल का मार्च 2020 से अब तक वो 3.21% है। कल जो 2,74,811 जांचें हुई उनमें से 1,24,000 से ज्यादा RT-PCR के माध्यम से जांचें की गई। होम आइसोलेशन में इस समय 5,839 व्यक्ति हैं। सर्वेलेंस का कार्य निरंतर चल रहा है और अब तक
3,57,68,335 घरों का सर्विलांस हो चुका है। इनमें रहने वालों की संख्या 17,19,84,778 है। वैक्सीनेशन बहुत ही अच्छी गति से निरंतर हो रहा है और अब इसमें लोग बाग आगे आ रहे हैं। लोगों को ये समझ में आ रहा है कि टीकाकरण करवाना फायदे की बात है, क्योंकि इससे हमें कोरोना संक्रमण से सुरक्षा कवच प्राप्त होती है। वहीं यूपी की अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी आज बिना किसी सूचना के अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच गईं। इस दौरान उन्होंने गौरीगंज अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ भी किया। उनके काफिले में महज 2 गाड़ियां थीं। साथ में बीजेपी के जिलाध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी, पूर्व विधायक तेजभान सिंह और उनके निजी सचिव विजय गुप्ता मौजूद रहे। तो अमेठी पहुंची सांसद स्मृति ईरानी, ऑक्सीजन प्लांट का यहां पर शुभारंभ किया गया है। लखनऊ में आलमबाग बस स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया गया है, जहां बिना मास्क पहने लोगों का चालान किया गया और वहीं पुलिस ने इस दौरान लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक भी किया है। कोरोना नियमों का पालन करने के निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। तो बस स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया गया, बिना मास्क पहने लोगों का चालान काटा गया है। पुलिस ने तमाम लोगों को जागरूक भी किया है। तो लखनऊ में पुलिस ने लोगों को जागरूक किया है, अचानक पहुंचे और लोगों का चालान यहां पर काटा गया है। वहीं अब खबर लखनऊ से ही है, जहां शराब व्यापारी संजय केडिया पर जानलेवा हमले के पुराने मामले में पूर्व बीएसपी एमएलसी रामू द्विवेदी को बहुखंडी इलाके से देवरिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि एमएलसी राम द्विवेदी के खिलाफ गोरखपुर सदर कोतवाली में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं एडीजी जोन अखिल कुमार ने एसपी को पत्र भेजकर पूर्व एमएलसी रामू द्विवेदी पर दर्ज मुकदमे, उनसे जुड़े लोग और संपत्तियों के बारे में जानकारी मांग ली है। तो बसपा एमएलसी रामू द्विवेदी गिरफ्तार हुआ है और देवरिया पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि शराब व्यापारी पर हमले का आरोपी है रामू द्विवेदी। वहीं जालौन की डीएम प्रियंका निरंजन ने कोच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान बच्चों के लिए बनाए गए बाल कोविड वार्ड का बारीकी से निरीक्षण किया है और सीएचसी प्रभारी को व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने सीएचसी परिसर में बनाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट को भी देखा। वहीं प्राइम न्यूज संवाददाता जितेंद्र सोनी ने डीएम प्रियंका निरंजन से खास बातचीत की है। आज जालौन की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन जी सीएचसी कोच पहुंची हैं, जहां पर उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है। कोविड जो भी सेंटर था वहां पर निरीक्षण किया, जो भी ऑक्सीजन प्लांट बनाया जा रहा था। मेरे साथ बातचीत करने के लिए खुद मौजूद हैं, उनसे बात निरीक्षण किया है क्या? आज यहाँ जो हमारे जनपद में 4 L1 बनाए जाने हैं, उसमें से एक सीएचसी कोच के L1 बनाया गया है और कोविड बेड की जो शासन के निर्देश हैं उनके अनुसार कोविड बेड बनाए गए हैं। 2 हाई डिपेंडेंसी यूनिट बनाई जाएंगी और यहाँ लगभग हमने 15 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड भी बनाए हैं। मैम, ऑक्सीजन प्लांट भी बनाया जा रहा है यहाँ पे और आपने कोविड उनका भी निरीक्षण किया है, तो किस प्रकार की कमियां मिली या क्या दिशा निर्देश दिए स्थानीय लोगों को? आबकारी विभाग से यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाने की स्वीकृति आई थी और उसी क्रम में हमने एसडीआरएफ से फंड देकर जिले स्तर से पीडब्ल्यूडी से यहाँ पर रूम बनाया जा रहा है। जनरेटर 42 kVA का रखवाया जाएगा और जो हमारा कोविड वार्ड है उसमें सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन पाइपलाइन भी डलवाई जाएगी और जनरेटर आते ही ये शुरू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं हम 15 जुलाई तक लगभग ये हमारा प्लांट स्टार्ट हो जाएगा। वैक्सीनेशन को लेकर जनपद में किस तरीके की अभी प्रक्रिया चल रही है? वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ जगहों जैसे कि कोंच में ही मैं देख रही हूँ थोड़ा लोगों में कम उत्साह है। अदरवाइज़ हमारे माधोगढ़ और डकोर ब्लॉक में तो प्रतिदिन 600 तक 45+ में वैक्सीनेशन हो रहा है
अब तक जनपद में हम 1.5 लाख फर्स्ट डोज वैक्सीन लोगों को दे चुके हैं 45 प्लस के लोगों में, और 18 से 44 की भी 10,000 वैक्सीनेशन हो चुके हैं। तो ये जो लोगों में भ्रम है, मैं लोगों से अपील करती हूँ कि इस भ्रम को ना रखें। वैक्सीन से किसी को कोई खतरा नहीं है। अधिक से अधिक संख्या में लोग आएँ और वैक्सीनेशन करवाएं। तो बिल्कुल ये थी हमारे साथ जिलाधिकारी जालौन प्रियंका निरंजन जी, जिन्होंने CSC कोंच का निरीक्षण किया और साफ तौर पर कोविड रूम था और जो भी ऑक्सीजन प्लांट बताया कि आबकारी विभाग द्वारा लगवाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका निरीक्षण किया है। तो तमाम व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं ठीक पाई गई, लेकिन साफ तौर पर जिलाधिकारी ने बताया कि कोंच नगर के अंदर लोगों में अभी वैक्सीनेशन को लेकर थोड़ी भ्रांतियां हैं, जो कहीं ना कहीं दूर होंगी और लोग वैक्सीनेशन आगे कराएंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ जितेंद्र सोनी, प्राइम न्यूज जालौन। नोएडा में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बिजली घर में औचक निरीक्षण किया। ऊर्जा मंत्री के निरीक्षण से बिजली विभाग के अधिकारियों में अचानक से भगदड़ सी मच गई। निरीक्षण के दौरान ऊर्जा मंत्री को कई कमियां भी दिखी, जिस पर मौके पर मौजूद अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई गई। आपको बताएं कि अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। तो ऊर्जा मंत्री ने बिजली घर का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान कई कमियां यहां पर सामने आई हैं। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को इसके संबंध में निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि जल्द से जल्द सारी कमियों को दूर किया जाए। किसी भी तरह की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, यहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, लगभग 650 के आसपास। उनमें से कुछ लोगों ने लिखित में दिया है कि वो सिंगल पॉइंट पे रहना चाहते हैं, लेकिन लगभग 250 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो सहमत हुए हैं मल्टी पॉइंट पे। हमारी पूरी योजना थी, हमारे MD ने पूरी तैयारी की थी, लेकिन वो कोविड के कारण हमारी थोड़ा तैयारी में जो तैयारी थी वो गति उसकी बहुत धीमी रही। अभी 8 से 10 सिर्फ 8 में ना, हाँ 8 जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर हमारा मल्टी पॉइंट लगा है। शेष में बहुत जल्दी लगे, ऐसी हमारी कोशिश है, और जो उपभोक्ता है उनको राहत देना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। सड़क हादसे की खबरें लगातार आती रहती हैं और अभी किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी तो कभी दो गाड़ियों की आपस में टक्कर से हादसा हो जाता है। लेकिन हादसे रोकने के लिए ट्रैफिक नियम काफी मददगार भी साबित होते हैं। अगर ट्रैफिक नियम का सही से पालन किया जाए तो हादसों में कमी आ सकती है। मामला हरदोई जिले के मल्लावा कनौज हाईवे का है, जहां लोडर ने बच्ची को रौंद दिया और वहीं सड़क हादसे में बच्ची की जान चली गई, जिससे गुस्साए गांव वालों ने सड़क जाम कर दिया। और गांव वालों का कहना है कि जल्द से जल्द यहां पर ब्रेकर बनवाए जाएं, जिससे भविष्य में ऐसे हादसे ना हो। तो यहाँ पर हरदोई में सड़क हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई और गुस्साए गांव वालों ने इसके बाद सड़क जाम कर दिया। गांव वालों की मांग थी कि यहाँ पर ब्रेकर बनाए जाएं और साथ ही जो स्पीड में ट्रक आते हैं उनको भी यहाँ पर हिदायत दे दी जाए कि गांव के अंदर स्पीड से नहीं गुजरना है, क्योंकि सड़क हादसे में यहाँ पर एक बच्ची की जान गई है, जिससे ग्रामीण काफ़ी नाराज है। वहीं इटावा के गोपालपुर अगुरपुर गांव में महिला से मिलने आए युवक को महिला के घर वालों ने बंधक बनाकर पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो इटावा में महिला से मिलने आए युवक की हत्या कर दी गई है और महिला के परिजनों ने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। आज सुबह करीब 6 बजे थाना प्रभारी शोर भैया को ये सूचना मिली थी कि उनके थाना क्षेत्र में एक गांव है गोपालपुर अबूपुर, वहाँ पे किसी व्यक्ति की पीट के हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी चौकिया, आसपास के थानों की फोर्स एवं वरिष्ठ अधिकारी, स्वयं मैं भी मौके पर गया। तो वहाँ जो तथ्य संज्ञान में आए वो इस प्रकार थे कि पास का ही मैनपुरी जनपद का एक बॉर्डर का गांव है नंगला बीरे, वहाँ का एक व्यक्ति अनिल कुमार सिंह गोपालपुर में आया था। ये बताया गया है कि उसके किसी महिला से संबंध थे। रात में महिला के परिजनों द्वारा उसे संभवतः पकड़ लिया गया। यहाँ हमारा जो भाई आया था, कुछ कंपाइन चलती रही, पैसे ऐसे कुछ बाकी थे, उसके लिए आया था। शाम को कुछ लेट होने के कारण वो यहीं रुक गया। यहाँ के कुछ लोगों ने, ग्रामीण लोगों ने कुछ आपस में
योजना बना के उसके साथ ऐसी वारदात कर दी। ये आपका छोटा भाई है? ये हमारा सगा छोटा भाई है। कैसी जानकारी हुई आपको? हमको यहाँ से 4 बजे इन्हीं के नंबर से किसी ने फ़ोन किया था, किसी लड़के ने। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि ये कौन है, मैं हमारे भाई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इन्होंने वो गलत ब्लेम लगाया, ऐसी घटना का इन्होंने वारदात दी। गलत इल्जाम? हाँ, गलत इल्जाम, मारने के बाद गलत इल्जाम लगाया। पीलीभीत में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने मोबाइल लूट का खुलासा किया है। इसके साथ ही पुलिस को मालूम हुआ है कि ये मोबाइल लूट करने वाले जिले और जिले के आसपास रहकर ऑटो लिफ्टर का बहुत बड़ा गिरोह चला रहे हैं। पुलिस कप्तान ने इसे लेकर सर्विलांस, एसओजी और जहानाबाद पुलिस को काम पर लगा दिया है। चेकिंग के दौरान एक ऑटो लिफ्टर को पकड़ा गया है, जिसकी निशानदेही पर 2 और ऑटो लिफ्टर पकड़े गए। इन तीनों ऑटो लिफ्टर के पास से पुलिस ने 9 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। आपको बता दें कि ये लोग पीलीभीत, बरेली और उत्तराखंड के कुछ इलाकों से मोटरसाइकिल चोरी कर उन्हें औने पौने कीमतों में बेचने का काम किया करते थे। एक तारीख को थाना जहानाबाद और अमरिया के बॉर्डर पे एक अलीम नाम के लड़के से उसके मोबाइल की लूट हुई थी। इसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इसमें एसओजी और थाने की टीम ने काफ़ी प्रयास करके एक अभियुक्त है इस्लाम, जो थाना बहेड़ी जनपद बरेली का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया था और इससे लूटे गए मोबाइल की बरामदगी हुई थी। जब इससे पूछताछ की गई तो इसके पास जो बाइक थी वो भी चोरी की पाई गई और इसने अपने साथ अपने 5 साथियों के नाम बताए। ये पूरा गैंग जो है वो मोबाइल छीन, मोबाइल लूट करना और बाइक चोरी में सम्मिलित है और बाइक के नंबर प्लेट और उसके चेसिस नंबर के साथ ये कोड मिला के फिर ये चोरी के बाइक्स बेचते हैं। तो आपको बताएं कि पीलीभीत में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पर 3 ऑटो लिफ्टर्स को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से बहुत सारी मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। ये आपको बता दें कि बरेली, पीलीभीत या उत्तराखंड से बाइकों को चोरी करते थे और औने पौने दाम में बेचने का काम लगातार करते आए थे। तो ऑटो लिफ्टर गैंग के यहां पर 3 चोर गिरफ्तार किए गए हैं और ये पूरी घटना पीलीभीत की है, जहां पर बड़ा गिरोह ऑटो लिफ्टर्स का चल रहा था। पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार किया है और इनके पास से कई मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। इसके बाद इन्होंने स्वीकार किया कि ये बरेली, पीलीभीत या उत्तराखंड से बाइकों को चोरी करते थे और औने पौने दाम में बेचकर अपना गुजारा करते थे। अब आइए आपको गाजीपुर से एक बड़ी अपडेट यहां पर हम बता देते हैं, जहां पर गाजीपुर में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना का बयान सामने आ चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर मंत्री सतीश महाना ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वांचल क्षेत्र की लाइफलाइन साबित होगी, ये सतीश महाना ने कहा है। जुलाई से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आवागमन शुरू हो जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल में उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था में प्रगति आएगी। निरीक्षण के बाद लखनऊ के लिए सतीश महाना रवाना हो गए। वहीं मैनपुरी में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 दिन पहले शहर में गोलीकांड को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 तमंचे, कारतूस और 1 बाइक बरामद की है। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेज दिया है। तो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 दिन पहले हुए हत्याकांड का यहां पर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। तारीख को शाम करीब 8:30 बजे एक सूचना मिली कि मोहल्ला छपट्टी के अंतर्गत फायरिंग हुई और इसमें एक युवक घायल हुआ जो जिला अस्पताल मैनपुरी में है। हम लोग तत्काल घटनास्थल पर भी पहुंचे और मजरूर को भी देखा गया, उसे सफाई के लिए रेफर कर दिया गया था, जहां से स्थिति उसकी अच्छी है, वापस आ चुका है। उसके द्वारा दी गई तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया और उसके द्वारा ही बताया गया कि इसमें 3
अभियुक्त थे जिनसे मेरा पूर्व का विवाद था। इसी विवाद के चलते उन लोगों ने मुझ पर जानलेवा हमला किया है। गोंडा के गांव कुसमी में एक शोहदे ने बालिका पर जानलेवा हमला कर उसे चाकू से गोद डाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं पुलिस अधिकारी का कहना है कि युवती की हालत स्थिर है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। तो आरोपी युवक ने युवती पर हमला किया है और पुलिस ने युवती को अस्पताल में भर्ती कराया है। आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। एक बालिका पर उसके गांव के ही विशाल यादव द्वारा जानलेवा हमला किया गया। मजरूबा को चोटें आई, उसे तुरंत CSC छपी ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। उसका इलाज जिला अस्पताल पर जारी है, हालत स्थिर है। इस संबंध में थाना छपिया पर सुसंगत धाराओं पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अयोध्या में राम जानकी खटला मंदिर के पुजारी को जहरीली पदार्थ खिलाकर लाखों की चोरी करने का एक मामला सामने आते ही हड़कंप मच चुका है। चोर लाखों रुपए सहित जरूरी कागजात भी उठाकर ले गए, लेकिन मंदिर का दरवाजा न खोल पाने के कारण भगवान के गर्भगृह में रखे सामान पूरी तरह से सुरक्षित रहा और घटना की सूचना मौके पर पहुंची पुलिस ने पुजारी को अस्पताल में भर्ती कराया। मामला ये हुआ है यहाँ पर कि देखिए, कल रात में जब हम आरती कर रहे थे तो यहाँ पर पुजारी जी से मिलने के लिए एक व्यक्ति आया। उनसे बात किया और बात करने के बाद नीम का पाती और हल्दी मंगाया एक छोटा सा बच्चा से, और मंगा करके हमसे बोला कि इसको खौला कर लाओ, यानी कि गर्म करके लाओ। मैं उसको गर्म करके लाया, उसने बोला इसको ढक दीजिए, तो मैंने वहीं ढक दिया बरामदे में रख करके। और इसके बाद उसने बुला करके और फिर बोला हम भोजन सब लोग किए साथ में, वही भी यहाँ पर भोजन किया था। भोजन करने के बाद में फिर बोला ना कि हल्दी और तेल लिया था, कोई पता नहीं क्या कुछ लिया था, उसको नहीं मालूम। फिर पुजारी जी के रूम में गया, वो इसी रूम में अंदर गया और अंदर से गेट बंद हो गई है। उत्तर प्रदेश प्राइम में फिलहाल इतने ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।